नमस्कार दोस्तों, प्रतिबिंब पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोग पिछले क्लास में देखे थे यूनिट चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन का, उसका 1B आज हम लोग करते हैं। जो बचा हुआ है उसको आज पूरा करेंगे। चलिए, ये हमने पहले से लिख रखा है ताकि आप लोगों का टाइम कम लगे और वीडियो का ड्यूरेशन हम चाहते हैं बहुत कम से कम हो ताकि आप लोग को रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। तो चूंकि स्टार्टिंग करते हैं, यह है हमारा समुद्र हेतु, ओशियन के लिए हम लोग दो तीन चीज का इस्तेमाल करते हैं। एक फैदम, नॉटिकल माइल्स और केबल। तो फैदम जो क्या होता है, एक फैदम इक्वल टू होता है 6 फीट। और फैदम और नॉटिकल माइल में अंतर क्या होता है? फैदम जो होता है वो गहराई मापता है, समुद्र की गहराई को मापता है, और नॉटिकल माइल्स जो होता है वो समुद्र की दूरी मापता है। ठीक है। एक केबल इक्वल टू जो होता है 100 फैदम होता है। इसको आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। कुछ बड़ा चीज नहीं है इसमें, मैं वही चीज बताने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में जो है ना, हमें हर कुछ नहीं पढ़ना है। अगर फिजिक्स पढ़ने लगेंगे तो 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक फिजिक्स ही पढ़ेंगे, है ना, तो कभी खत्म भी नहीं होगा उसके बाद। ठीक है। तो एक फैदम इक्वल टू 6 फीट, एक नॉटिकल माइल या समुद्री मील इक्वल टू 1852 मीटर, 1 केबल इक्वल टू 100 फैदम। फैदम समुद्री मील या केबल, जो इसका इस्तेमाल जो है हम समुद्र हेतु करते हैं। फैदम जहां गहराई को मापता है, वहीं पर समुद्री मील जो है दूरी को मेजर करता है। ठीक है। अब आते हैं चंद्रशेखर सीमा पे। एक चंद्रशेखर सीमा जो है 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो इसमें क्या करना है यार, ऐसे करना है, जैसा है वैसे है। ठीक है। ये इस्तेमाल क्या पूछा जा सकता है कि एक चंद्रशेखर सीमा का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो अंतरिक्ष में किया जाता है। अंतरिक्ष खगोलीय पिंडों के मास को मेजर करने के लिए जाता है। सूर्य का द्रव्यमान जो हो जाएगा मास हो जाएगा, मास ऑफ सन हो जाएगा। ठीक है। 1.4 इंटू मास ऑफ सन। आते हैं नेक्स्ट पे, कॉस्मिक ईयर। एक कॉस्मिक ईयर जो होता है 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। ठीक है। ये कॉस्मिक ईयर क्या होता है दोस्त? प्राचीन जमाना में ऐसा पता लगता था कि सूर्य जो है वो स्थिर है और अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। सूर्य जो है वो भी चक्कर लगा रहा है। यूनिवर्स की हर एक वस्तु, यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट वो चक्कर लगाता है। जिस दिन जो चीज रुक गया उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। कहा जाता है ना कि आपका अगर ईसीजी कराते हैं, अगर लाइन एकदम स्ट्रेट आ गया तो बड़ा गड़बड़ है यार। हमेशा आपका कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, उबड़ खाबड़ होते रहना चाहिए। उसी तरह से है, हर एक वस्तु जो है वो घूमती है। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो घूमती नहीं। जिस दिन वो घूमना रुक गई, समझिए उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो सूर्य भी अपनी आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है। तो सूर्य को अपनी आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको एक कॉस्मिक ईयर बोलते हैं, और वो कॉस्मिक ईयर 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट देखते हैं, एक एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, फर्मीमीटर, इसका इस्तेमाल जो है दोस्त हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में करते हैं। जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको भी अच्छे डिटेल में। तो वो सब चीजों के लिए मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम गौर करेंगे दोस्त, इन सब चीजों का इस्तेमाल चंद्रशेखर सीमा हो गया, या हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रकाश वर्ष हो गया, बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कर रहे थे। लेकिन छोटी छोटी डिस्टेंस होती है। एक एटम और में इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो वो सबको कैसे मेजर करेंगे, है ना। छोटी छोटी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आकाशगंगा में या हमारे अंतरिक्ष में प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं, पार्सेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर होता है, और एक फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻15 मीटर होता है। अगर यही को अगर क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछा जाए, बढ़ते हुए क्रम में लगाइए या घटते हुए क्रम में लगाइए, तो हम बता सकते हैं एक फर्मी मीटर सबसे छोटा यूनिट है, उसके बाद एक एंगस्ट्रॉम है, और उसके बाद माइक्रोन है। मतलब माइक्रोन जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद एंगस्ट्रॉम, उसके बाद फर्मी मीटर। ठीक है। फर्मी मीटर 10⁻15। हमें पता है किसी संख्या के ऊपर माइनस में जितना ज्यादा रहेगा वो उतना छोटा हो जाएगा, तो फर्मी मीटर बहुत छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है हमारा। ये सब हमारा द्रव्यमान का यूनिट होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 1000 केजी, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी, 1 एएमयू, एएमयू फिर से इस्तेमाल करते हैं हम लोग,
एटम के केस में तो एएमयू का मतलब हो गया एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है, एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी। ठीक है, एक पाउंड हमने बताया था कि पाउंड वगैरह सब जो है ब्रिटिश सिस्टम से लिया गया है, तो एक पाउंड इक्वल टू 453.59 ग्राम। एक पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने केक खरीदने में। ठीक है, जैसे हम लोग केक खरीदते हैं ना तो बोलते रहे 1 पाउंड दे दो केक यार, 2 पाउंड दे दो, कभी हम लोग बोलते नहीं है यार 1 केजी केक चाहिए, 2 केजी केक चाहिए, केक ही आया है बाहर से यार, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंडियन में थोड़ी बोलेंगे उसको, बाहर की तरफ जो जैसे खाते हैं उसको बोलेंगे। अब पिज्जा को भी आपने देखा है क्या कि रोटी की तरह काटते हुए? नहीं, पिज्जा को काटते हैं अलग एकदम, जो त्रिज्या वृत्त और हम लोग पढ़ते थे ना उसी तरह से काटते हैं पिज्जा को, क्योंकि पिज्जा आया है इटली से, पिज्जा जो आया है इटली से आया है, तो जहां वो अपनी संस्कृति को लेके आता है, हर चीज कहीं ना कहीं से आई हुई है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग उसको प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 2 वर्ड है स्लग और ओन्स। कभी कभी पूछा जा सकता है स्लग और ओन्स का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो स्लग और ओन्स का इस्तेमाल हम द्रव्यमान मापन के लिए करते हैं। ठीक है, तो एक स्लग इक्वल टू 14.5, ठीक है, 14.5 केजी के आसपास होता है, और ओन्स जो होता है 28.5 के आसपास ग्राम होता है, लेकिन इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप स्लग और ओन्स याद रखेंगे कि इसका इस्तेमाल जो होता है द्रव्यमान मापन के लिए होता है। ओन्स को हम लोग ओ जेड से इंडिकेट करते हैं, ध्यान से रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ओ का इस्तेमाल ना बहुत जगह होता है ना, ओ तेरी no? करते हैं हम लोग। ओ जेड का इस्तेमाल ओन्स के लिए, O3 का इस्तेमाल ओजोन के लिए, O2 का इस्तेमाल ऑक्सीजन के लिए, O का इस्तेमाल नेसेंट ऑक्सीजन के लिए, नया जन्मा हुआ नवजात शिशु होता है ना, उसमें नवजात ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, तो सिर्फ O रहेगा, सिर्फ अगर O रहेगा तो वो ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। O2 रहेगा तो ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है गैस के फॉर्म में जो होता है O2 के फॉर्म में होता है। O3 रहेगा ओजोन के लिए होता है, इस्तेमाल करते हैं। O जेड रहेगा ओन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे जो जमीन से ताल्लुकात रखते हैं जो लोग, ये बहुत पढ़ के अच्छे लगेगा उनको, 1 एकड़ इक्वल टू जो होता है 4046, हम लोग बचपन में पढ़ते थे 4046, 1 एकड़ इक्वल टू 4046.85 मीटर स्क्वायर होता है। ये एरिया का, क्षेत्रफल का यूनिट है ये सब। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.471 एकड़ होता है, ध्यान रखेंगे। और 1 हेक्टेयर इक्वल टू जो होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर अगर चौड़ाई हो और वो रेक्टेंगल बना रहा है, सॉरी 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई हो तो रेक्टेंगल तो नहीं, स्क्वायर बनेगा, तो उस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो 100 हेक्टेयर के बराबर होगा, मतलब 100 हेक्टेयर इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए और अच्छे से रख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी कुछ नया बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं, कुछ मैंने नया को लिखा है अभी। इसमें क्या है करना है हमें, इसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना है। ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 गैलन इक्वल टू, गैलन बैरल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग जो क्रूड ऑयल लेते हैं कहीं भी रशिया से ले रहे हैं, ईरान से ले रहे हैं, यूएसए से कहीं से भी लेते हैं या सऊदी से लेते हैं, तो बैरल और गैलन का इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 गैलन इक्वल टू 3.785 लीटर होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लीटर। और 1 बैरल इक्वल टू 158.98 लीटर। ठीक है, 1 मोल इक्वल टू जो होता है वो 6.023 × 10⁻23 एटम। 1 मोल आम कितना होगा, 1 मोल फलाना, 1 मोल ढिमका, कुछ भी 1 मोल तो इतना नंबर, 1 मोल इक्वल टू इतना नंबर होता है, जान लीजिए। ठीक है, तो 1 मोल आम 6.023 × 10⁻23 आम, 1 मोल कुछ भी तो इतना बोल देंगे। इसमें गूगली खेल सकता है। ठीक है, आईआईटी वाईटी के चक्कर में, आईआईटी वाईटी में इस पे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, लेकिन हम लोग को आईआईटी का एग्जाम तो देना नहीं, ना हमें नीट का एग्जाम देना, हमें किसका एग्जाम देना है, बीपीएससी जेपीएससी का एग्जाम देना है। तो इतना पता होना चाहिए कि ये चीजें है क्या। ठीक है, रिसर्च नहीं करना हमको पंडित नहीं बनना है, हमें अपना क्वेश्चंस में एक ऑप्शन को टिक लगाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1 बैरल इक्वल टू 158.98 लीटर।
1 गैलन इक्वल टू 3.785 लीटर और 1 लीटर इक्वल टू 10³ सेंटीमीटर क्यूब। कोई इसको घन सेंटीमीटर ही बोलते हैं। देखिए ध्यान रखेंगे, 2-3 चीज होता है। घन जो होता है, सॉरी यहां बोर्ड पे नहीं लिखता हूं मैं, बता देता हूं मैं। घन जो होता है, घन मतलब 3 चीज आ जाएगा, तीनों। घन का इस्तेमाल हम लोग क्यूब के टर्म में करेंगे, आयतन के टर्म में करेंगे। वर्ग का इस्तेमाल हम लोग क्षेत्रफल के टर्म में करते हैं। जैसे वर्ग सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल बता रहा है, घन सेंटीमीटर मतलब आयतन बता रहा है। ठीक है, तो लीटर का ऑब्वियसली इस्तेमाल हम लोग आयतन के रूप में करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ एक आज नया टर्म देख के अपने यूनिट एंड डायमेंशन को खत्म करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी में ही एक आगे टर्म है फिजिकल क्वांटिटी, जो हम लोग पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने देखा था, इसको हम लोग भौतिक राशि बोलते हैं, हिंदी में भौतिक राशि। ठीक है, हम लोगों ने इसमें देखा था। ठीक है, अब इसको यहां दिशा के अनुसार 2 भाग में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं सदिश राशि, एक को हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। सदिश, जब एक ट्रिक बताता हूं, जब एग्जाम में अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में पढ़ें। अगर हिंदी मीडियम के तो इंग्लिश वाले को पढ़ें, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं और कोई सवाल नहीं बन रहा है तो हिंदी मीडियम जो क्वेश्चन आता है उसको पढ़ेंगे, वही सेम सवाल। देखिए कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा। अगर इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया नहीं है, सदिश, 100 मतलब 7 है ना, दिश मतलब दिशा, दिशा के साथ, दिशा लड़की का नाम नहीं है, दिशा जो है दिशा है, डायरेक्शन। जो डायरेक्शन के साथ हो उसको सदिश बोलते हैं। एक बोलते हैं अदिश, अदिश मतलब दिशा के साथ नहीं, जो दिशा के साथ नहीं है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेक्टर। अगर कोई पूछेगा हमसे, अगर हमको कुछ नहीं पता है भाई वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, घंटा कुछ पता नहीं चलेगा वेक्टर क्या होता है यार, हाँ। स्केलर कुछ पता ही नहीं चलेगा यार स्केलर क्या होता है ना। लेकिन अगर कोई बोलेगा सदिश और अदिश, हमको पता है सदिश दिशा के साथ है ना, अदिश दिशा के बिना। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए हमको चीजों की आवश्यकता होती है। उसमें एक होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसको परिमाण बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, अभी मत समझिए आप लोग, समझिए, ये दूरी होता है। ठीक है, यहां से मान लीजिए मैं जहां हूं वहां से बस स्टैंड की दूरी मान लीजिए 8 किलोमीटर है, मानते हैं तो है ना। तो 8 किलोमीटर क्या हो गया? परिमाण, मैग्नीट्यूड। लेकिन कोई नहीं बोल रहा है किस डायरेक्शन में, क्या 8 किलोमीटर हवाई जहाज से, या 8 किलोमीटर क्या किस रोड से जा रहे हो 8 किलोमीटर पड़ेगा। हो सकता है लंबे रोड से जाओगे तो 18 किलोमीटर पड़ जाएगा, छोटे रोड से जाओगे तो 6 किलोमीटर में हो जाएगा। तो डायरेक्शन तो नहीं बता रहा है। तो दूरी क्या हो गया? एक अदिश राशि हो गया, बताएंगे अभी। तो ये यहां समझने की बात है कि परिमाण की मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। तो जिस राशि को एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि। जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, जैसे होता है वेलोसिटी, इसको बोलते हैं हिंदी में वेग। उसी तरह से अदिश राशि में क्या आ जाएगा? दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक है, उसी तरह से आ जाएगा इसमें चाल, क्या हो जाएगा? स्पीड, है ना। हम लोग स्पीड वेलोसिटी सबको सेम बोल देते हैं, लेकिन गलत होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट होगी, इसमें एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, जिसको हम लोग त्वरण बोलते हैं, है ना। एक्सेलरेशन, त्वरण, त्वरण बोलते हैं। हिंदी का नाम बहुत क्लिष्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जिस राशि को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है और मैग्नीट्यूड की आवश्यकता दोनों राशि को एक्सप्रेस करने के लिए होती है, चाहे वो सदिश राशि हो चाहे वो अदिश राशि हो, उसको उसकी आवश्यकता दोनों के लिए पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ये पॉइंट है, ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है ना। दिख रहा है सबको? ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। मान लीजिए कोई बंदा है ए, वो क्या कर रहा है, वो यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, मन कर रहा है उसको, बहुत मटर गश्ती वाला लड़का है, वो फिर यहां से यहां चला गया। ठीक है, लेकिन कोई एक लड़का है जो दूसरा बंदा जो है
वो ऐसे जाके सीधे ऐसे जा रहा है, तो कोई ऐसे जा रहा है और कोई ऐसे जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए तो इधर से जाने वाला बंदे के लिए डिस्टेंस कितना हो गया, बहुत ज्यादा, है ना। जो इधर जा रहा है उसके लिए बहुत कम, तो ये बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, है ना। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट का, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन बता देता है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड, ये वाला मैग्नीट्यूड होता है, ये डायरेक्शन, ये वाला ये मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करेगा, इतना बड़ा लेंथ, और ये एरो जो है उसके डायरेक्शन को बताएगा, भैया ऐसे है, ठीक है। उसके बाद जो बंदा ऐसे जा रहा है उसको तो मतलब ही नहीं यार डायरेक्शन से, वो भैया ऐसे जा रहा है, तो बोल देगा भैया यहां से यहाँ 5, यहां से यहाँ 5 गए, यहां से यहाँ 10 गए, यहां से यहाँ 5 गए, तो 5 20 25, वो 25 किलोमीटर चला बोलेगा, और ये बोलेगा भैया यहां से यहाँ 10 किलोमीटर में ही हो गया मेरा काम। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से बराबर हो सकता है या तो कम ही रहेगा, ठीक है। यानी अगर देखा जाए, इसको मिटा दीजिए आप अच्छे से, डिस्प्लेसमेंट जो होता है लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, ये चीज ध्यान रखेंगे। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें दूरी, हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाए, काम खत्म। भैया कितना किलोमीटर चले, 25 किलोमीटर, ठीक है भाई। मान लीजिए कोई यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गया, बी पे पहुंचा ए से, तो वो क्या है, ऐसे 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 गया, कोई आदमी ऐसे चला गया डायरेक्टली, तो यहां से यहां जो चला गया उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट चला गया भैया, वो उसका डायरेक्शन है एक। और जो आदमी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वो उसका हो गया दूरी, डिस्टेंस हो गया। तो हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस के तो बराबर हो सकता है, तो छोटा ही रहेगा भाई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता है, देखिए डायरेक्शन की आवश्यकता है। डिस्टेंस को मेजर करने कोई डायरेक्शन नहीं, भाई कैसे जाओ, तुम ऐसे जाना है ऐसे चले जाओ, लो ऐसे चले जाओ, तुम ऐसे चले जाओ, है ना, उसको कोई मतलब नहीं, उसको वहां पहुंचना है भैया, कैसे भी जाएगा, आराम से मस्ती करके भी जाएगा, कुछ भी करते हुए जाएगा, ठीक है। इसी से ध्यान रखेंगे, इसी का एनालॉग अगर आगे इसको बढ़ाते हैं तो इसी से बनता है वेलोसिटी, यानी किसी का वेलोसिटी अगर बोल रहे हैं हम तो उसका डायरेक्शन बोल देंगे। मान लीजिए कोई आदमी है, वो बंदा ऐसे वो इधर मूव कर रहा है, तो बोलेंगे भाई 20 किलोमीटर पर आवर से वो जा रहा है। अगर कोई बोल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। और सिर्फ बोलेगा 20 किलोमीटर आवर, तो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ठीक है, स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे ब्रैकेट कर देंगे, ये हो गया वेक्टर सदिश राशि, और ये हो गया स्केलर अदिश राशि, ठीक है। तो स्पीड जो क्या हो गया, वो भी अदिश। स्पीड को मेजर करने कोई मतलब नहीं भैया, कैसे डायरेक्शन में जाओ यार, स्पीड को मेजर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। वेलोसिटी को मेजर करने के लिए परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस तरह से हम लोग वेलोसिटी है, आगे बहुत सारा देखेंगे। फोर्स जो है, फोर्स भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी में आता है, ठीक है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में आता है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी में आता है, जिसको बल आघूर्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं बल, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा चीज है जो हमारे वेक्टर क्वांटिटी में आता है। स्केलर में हमारा स्पीड आ गया या डिस्टेंस है, इसको हम लोग दूरी बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं चाल बोलते हैं, ठीक है। आयतन हो गया, ठीक है ना, टाइम हो गया। ये एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, इनमें से कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, ठीक है। आयतन हो गया, टाइम हो गया, दूरी हो गया, स्पीड हो गया। और दिन प्रतिदिन जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, बताते जाएंगे ये स्केलर है या वेक्टर है, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, ठीक है। जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता है भैया वो सदिश, जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं वो अदिश है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग दो चीज देख रहे हैं। वेक्टर, किसी वेक्टर को ना हम लोग एक इस तरह से दिखाते हैं, बचपन में पढ़ते हो 12th क्लास में, एक लंबा लाइन और एरो वाला लाइन से दिखाते हैं। ये जो यहां से यहां तक जो होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है ना। ऐसे मान लीजिए कि 20 किलोमीटर पर आवर, तो इतना बड़ा, अगर 10 किलोमीटर पर आवर इतना बड़ा, इसका आधा कर देंगे, तो यहां से यहां तक जो होता है वो उसका मैग्नीट्यूड को बताता है, और एरो जो है उसके डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं हम लोग, बस इतना ही काफी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए दो वेक्टर हो गया, मान लीजिए कि 20 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर, दोनों के बीच का कोई एंगल दिया हुआ मान लीजिए, ठीक है, थीटा है, तो उसका एक वेक्टर प्रोडक्ट एक टर्म होता है, बस इतना ही जानना है। वो क्या होता है, ए क्रॉस बी बोलते हैं इसको, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा,
ठीक है, प्लस इसमें डायरेक्शन होता है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट से जो कुछ निकलेगा वो खुद एक वेक्टर होगा। इधर नीचे आते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अगर किसी के बीच का ए डॉट बी बोलते हैं इसको, ए डॉट बी, अगर कोई दो वेक्टर है ए, मान लीजिए ये भी ए था और ये भी बी था, तो उसके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये इसका मतलब क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट से जो वेक्टर निकलेगा वो भैया स्केलर होगा, वेक्टर प्रोडक्ट से जो वेक्टर निकलेगा वो वेक्टर होगा। वेक्टर प्रोडक्ट के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, और क्या होता है, ए बी साइन थीटा और ए बी कॉस थीटा। अभी तक का आपका ये यूनिट डायमेंशन का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद।